हेलो दोस्तों, नमस्कार। देव हम आईएएस टीम की तरफ से आपका स्वागत है। मेरा नाम है आकाश। दोस्तों, तारीख आज 4 अगस्त 2022 और हम बात करने जा रहे हैं हिंदू के इंपॉर्टेंट एडिटोरियल एनालिसिस को आसान भाषा में इसको समझने का प्रयास करेंगे। आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे क्वालिटी कंटेंट रेगुलरली हम आप तक लाते रहें। आज के पहले आर्टिकल की जब हम बात करें तो पहला आर्टिकल है क्रॉसिंग द लाइन। बेसिकली ये जो आर्टिकल पूरा इर्द गिर्द घूम रहा है, अभी जो महाराष्ट्र के जो गवर्नर हैं BS कोश्यारी, उन्होंने अभी हाल में कुछ कमेंट किया है महाराष्ट्रियन पीपल पे, महाराष्ट्रियन लैंग्वेज पे। तो बेसिकली क्या एज अ गवर्नर ये शोभा देता है कि किसी गवर्नर को ऐसे कुछ कमेंट करना? बेसिकली पार्टी पॉलिटिक्स के लाइन पर गवर्नमेंट को क्या चलना चाहिए, ये पूरे आर्टिकल में इस पर सवाल उठाया गया है। चलिए देखते हैं और क्या है इस आर्टिकल में। तो अभी हाल में महाराष्ट्र के जो गवर्नर है BS कोश्यारी, भगत सिंह कोश्यारी, इन्होंने बेसिकली कमेंट का एक टॉन्ट इन्होंने किया था कि जो मराठी स्पीकर हैं उन पर, कि भाई अगर जो आप इतना कहते हो मराठी मानुष, तो अगर गुजराती और जो राजस्थानी हैं उनको महाराष्ट्र से हटा दिया जाए, और अगर स्पेशली जो मुंबई और थाने में ये जो लोग बसे हैं इनको अगर हटा दिया जाए, तो वहाँ पर कोई भी पैसा नहीं आएगा, और जो मुंबई जो भारत की जो फिनेंशियल कैपिटल कहलाती है वो अपना ये स्थान खो देगी। इससे पहले अक्टूबर 2020 में ये उस समय के जो चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे थे उनको भी इन्होंने टॉन्ट किया था कोविड-19 के समय पे, जब मंदिरों, मस्जिदों और जो दूसरे जो वर्शिप प्लेसेस उनको बंद रखा गया था कोविड के न फैले उस कारण से। तब उन्होंने कहा था कि भाई, एक टॉन्ट इन्होंने कर दिया था कि क्या जो मुख्यमंत्री हैं उस समय वो सेक्युलर हो चुके हैं। अब इसके अलावा इसमें और बात कही जा रही है कि इन्होंने, गवर्नर साहब की बात हो रही है कि जब नए स्पीकर के चुनाव की बात आती है तो लगभग साल भर से ऊपर हो जाता है, पर ये कुछ न कुछ कारण गिनाते हुए स्पीकर का चुनाव नहीं हो पाता है। पर जैसे ही अभी नई सरकार बनती है तुरंत स्पीकर का चुनाव हो जाता है। तो इस बेसिकली रोल पर भी सवाल निशान उठाया जा रहा है कि यदि आप समस्याओं को साल भर बढ़ा रहे, गिना रहे हैं, और जैसे ही सरकार बदलती है तुरंत वो सारी समस्याएं एक झटके में कैसे ख़त्म हो जाती हैं। फिर आगे इसमें बात ये भी हो रही है कि इससे पहले इन्होंने छत्रपति शिवाजी और सावित्रीबाई फुले, इन पर भी इन्होंने कुछ रिमार्क किया हुआ था। तो बेसिकली केंद्र सरकार, केंद्र के द्वारा जो गवर्नर की नियुक्ति होती है, उनको भी ये श्योर करना चाहिए कि गवर्नर ऐसे कंडक्ट ना करें, और यदि ऐसा होता है तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। बेसिकली ये पूरा आर्टिकल इसी के इर्द गिर्द घूम रहा है। नेक्स्ट आर्टिकल की जब हम बात करते हैं तो अगले आर्टिकल में बात हो रही है टीचिंग द तालिबान द रॉन्ग लेसन्स। बेसिकली ये जो तालिबान अभी जो अफगानिस्तान में तालिबान सरकार इस समय वहाँ पर बनी हुई, तालिबान ने बेसिकली अफगानिस्तान को कब्जा कर लिया था। कब किया था ये? 15 अगस्त 2021, पिछले साल 15 अगस्त, जब हम अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं उसी दिन अफगानिस्तान की जो सेंट्रल जो गवर्नमेंट होती है उसको हटा के और बलपूर्वक तालिबान ने देश पर कब्जा कर लिया। अब बेसिकली ये जो पूरा आर्टिकल सवाल उठाना चाह रहा है कि अभी मौजूदा समय में क्या हो रहा है कि धीमे धीमे दुनिया में बहुत सारे हिस्सों में ऐसा हो रहा है कि इंक्लूडिंग भारत भी, पहले जो नहीं होता था कि हम तालिबान को मान्यता नहीं देते थे, उसे कोई भी हम वक्तव्य, कोई भी बातचीत करने से साफ गुरेज करते थे, हम मना कर देते थे। पर अब धीमे धीमे कई देशों द्वारा इंक्लूडिंग इंडिया भी तालिबान के जो टॉप लीडरशिप है उनसे जो एक बातचीत करने की जो प्रक्रिया है उसको शुरू किया जा रहा है। बेसिकली ये इस पर सवाल निशान उठा रहा है कि क्या दुनिया इन बातों को भूल गई कि तालिबान ने पूरी दुनिया में जो आतंक है उसके लिए क्या क्या किया है, कहाँ पर, इंक्लूडिंग चाहे वो भारत की बात हो, US की बात हो, पश्चिमी दूसरे देशों की बात हो, तालिबान हर जगह पे आतंक का इसने काम किया है। और अभी चूंकि तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया है, तो अब दुनिया जो तालिबान से एक जो बातचीत स्थापित करने की शुरुआत कर रही, क्या तालिबान इस भुलावे में आ जा रहा है कि जो भी बलपूर्वक इसने किया पूरी दुनिया ने उसको मान्यता दे दिया है? अब बेसिकली इस पर ही पूरा ये आर्टिकल है इर्द गिर्द। चलिए इस आर्टिकल को थोड़ा और डिटेल में हम समझने का प्रयास करते हैं
कि अभी जो कई सारे मल्टीलेटरल मीटिंग होते हैं तालिबान में, रशिया, चाइना, बेसिकली रशिया, चाइना, पाकिस्तान, ईरान, ये तालिबान को काफ़ी पहले से ही सपोर्ट कर रहे थे। इसके अलावा अभी क्या देखा गया, उज़्बेकिस्तान में जो ताशकंद में अभी जुलाई में एक रीसेंट मीटिंग होती है जहां पर लगभग 30 देश, जिसमें भारत भी आता है, उनके जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं वो जाते हैं, तालिबान से बात होती, तालिबान का एक बड़ा डेलीगेशन आता है वहां पर और उनसे बातचीत होती है, जिससे कि अफगानिस्तान का जो सिक्योरिटी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसको सुनिश्चित किया जा सके, इस मुद्दे पर बातचीत होती है। अब इससे कई बार ऐसा हो रहा है कि तालिबान ऐसा भी समझ रहा है कि जो काबुल को उन्होंने बलपूर्वक अभी साल भर पहले जो कब्जा किया है वो एक लेजिटिमेसी उसको दुनिया ने प्रदान कर दी गई। ये गलत फहमी तालिबान पाल रहा है। आगे आर्टिकल में दोहा एग्रीमेंट का भी जिक्र होता है। अब दोहा एग्रीमेंट की बात करते हैं तो दोहा एग्रीमेंट को तालिबान ने कभी माना ही नहीं। दोहा एग्रीमेंट में इसके दो जो सबसे प्रमुख बात थे, पहला कि तालिबान की कोई भी लीडरशिप इंडिविजुअल या ग्रुप में किसी भी आतंकी संगठन से कोई संबंध नहीं रखेगी। तालिबान अफगानिस्तान की जो ज़मीन है, जो धरती है, वो आतंक के प्रयोजन के लिए इस्तेमाल बिल्कुल नहीं की जाएगी। अभी जो अल जवाहिरी, जिसको अमेरिकी ड्रोन द्वारा मार गिराया जाता है, उसकी तालिबान में काबुल में जो मौजूदगी खुद में दर्शा रही है कि तालिबान ने इस क्लॉज दोहा एग्रीमेंट का जो था उसको कभी नहीं माना। इसके अलावा जब बात होती है तो दोहा एग्रीमेंट का एक और प्रमुख खास बात यह था कि तालिबान के साथ साथ और जितने दूसरे स्टेक ओवर ऑफ अफगानिस्तान हैं, जो इससे पहले जो सरकार थी, जो इलेक्टोरल फॉर्म में जो जिसको चुनाव हुआ था, उसके अलावा जो वहाँ पर सिविल सोसाइटी है, जो दूसरे जो हाई लेवल ऑफिशियल्स होते हैं और जितने भी प्रेशर ग्रुप होते, सबके साथ में डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी, सबके साथ में मिल बैठ के आगे किस तरीके से अफगानिस्तान में शांति व्यवस्था को स्थापित करना है उसको तय करना था, जिसको तालिबान ने कभी नहीं माना। और बाकी हर स्टेक ओवर को दरकिनार करते हुए तालिबान अकेले ही पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा पिछले साल कर लेता है। तो दोहा एग्रीमेंट को बेसिकली तालिबान ने कभी मान्यता दी ही नहीं। इसके अलावा बात होती है कि तालिबान में जो हमेशा जो तालिबानी जो एक डिक्टेट होता है वो अक्सर चलता है, वो सबसे ये ज़्यादा खराब कंडीशन इस समय वहाँ पर किसके, महिलाओं की। महिलाओं के लिए बिल्कुल तालिबान बिल्कुल इस समय एकदम उनके अधिकारों को कहीं से भी मान्यता नहीं दे रहा है और पुराने ढर्रे पर कहीं से भी आधुनिकतावाद के कोई भी लक्षण वहाँ पर नहीं दिख रहे हैं। बच्चियों को जो स्पेशली जो 6 से 12 तक की बच्चे हैं उनको स्कूल से वंचित कर दिया जा रहा है, उनको स्कूल नहीं जाने दिया जा रहा है, शिक्षा से दूर कर दिया जा रहा है, नौकरियों से दूर कर दिया जा रहा है। बेसिकली जो कहा जाता है कि नज़रों से दूर कर देना महिलाओं को, वैसा हो रहा है वहाँ पर। इससे पहले जो भी महिलाएं थी उनको अपने पहनावे पे अभी के समय पे कोई भी अख्तियार नहीं, वो अपने तरीके से नहीं पहन सकती। जो तालिबान जो वहाँ पे इस समय जो भी तालिबान लीडरशिप है, वो जो पहनावा बेसिकली पूरे कवर को ढकना, बुर्का, नकाब और इस तरीके से जो भी चीज़ें हो अपनी मर्जी से नहीं बल्कि इन पोशाकों को थोपना, और यदि इसका उल्लंघन होता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई और महिलाओं को भी सजा मिल रही है। पब्लिक प्लेस पे महिलाएं अकेले नहीं जा सकती हैं, उनको कोई ना कोई वहां पर मौजूद होना होगा जो उनको एस्कॉर्टेड करे, मतलब कि चाहे वो एक छोटा सा बच्चा ही हो, लेकिन क्या होना चाहिए, वो पुरुष होना चाहिए। ये बेसिकली बिल्कुल कबीलाई मानसिकता जो है वो वहां पर इस समय हावी है। अब आगे बात करते हैं कि अभी जैसे बात हुआ था चाइना, रशिया, ईरान, पाकिस्तान, ये तो काफ़ी पहले से तालिबान को रिकग्निशन दे ही रहे हैं, पर अभी कई और कंट्री गल्फ स्टेट में, जिसमें कि सऊदी अरेबिया, कतर, यूएई, टर्की, इंडोनेशिया, भारत भी है, अब तालिबान से वार्ता शुरू कर रहा है। यूएस की जब बात करते हैं तो यूएस अभी एक तरफ रशिया और एक तरफ चाइना, इन दो बड़े अपने यूएस की ये इस समय ट्विन चैलेंजेस के रूप में दोनों उभरे हुए हैं। एक तरफ रशिया किससे यूएस अपना जूझने में, जो यूक्रेन रशिया वार है वहाँ पर ये जो यूनाइटेड स्टेट है वहाँ पर जूझ रहा है। दूसरी तरफ चाइनीज़ फ्रंट पे अभी हाल में चाइना ताइवान की हम बात कर रहे हैं, हालांकि इससे पहले भी जो दूसरे फ्रंट होते हैं, जो इकोनॉमिक फ्रंट होते हैं, वहाँ पर बेसिकली बात कही गई है कि चाइना जो हर एंटी यूएस चीज़ों को और दूसरे जो रशिया को सपोर्ट करना और इस तरीके से
वहां पर यूएस खुद को इस समय घिरा हुआ पा रहा है। और ऐसे में क्या हो रहा है कि वो बेसिकली तालिबान जो अफगानिस्तान में कर रहा, वहां पर यूएस कुछ भी नहीं कर पा रहा, वहां पर उसकी नजर जा ही नहीं रही है। और एक केस स्टडी के रूप में दिखाया जा रहा है आर्टिकल में कि म्यांमार, जहां पर जो वहां की जनता, बेसिकली जनता ये लोगों के लिए नहीं कहा जा रहा, बल्कि जो सैन्य तानाशाही है उसको वहां पर शब्द दिया जाता है, जनता, वो जुनता या जनता रिजिम। तो जब वहां पर सैन्य तानाशाही ने जब से तख्त पलट किया है, जिसमें वहां की जो लीडर थी आंग सान सूकी, उनको भी जेल में डाल दिया गया, बहुत सारे मामले डाल दिए गए, लगभग 11 साल से ऊपर के उनको जेल में रहने की सजा सुना दी गई। इसके अलावा बहुत सारे जो पॉलिटिकल प्रिजनर हैं, आम लोग हैं, उनका कत्लेआम हो रहा है म्यांमार में। और जो पश्चिमी देश है इंक्लूडिंग यूएस, इस पर वो आंखें अपनी फेरे हुए हैं। ऐसे में तालिबान को एक सुनहरा अवसर मिल रहा है, जिसमें उसको ऐसा लग रहा है कि पूरी दुनिया उसको मान्यता दे रही है और यूएस भी अब तालिबान को कुछ नहीं कर रहा है। बेसिकली बात हो रही है कि यहाँ पर तालिबान के डे टू डे जिस तरीके से वो अपने रिजिम को चला रहे हैं, उसकी बात हो रही है। अब यहाँ पर बात हो रही है कि 1996 में जो भारत ने एक 3 सूत्रीय पॉलिसी तालिबान के लिए तैयार किया था, वो बिल्कुल भारत उस समय क्लियर था कि तालिबान से भारत कोई भी वार्ता नहीं करेगा। इसके अलावा जो नॉर्दर्न एलियंस फोर्स है, जिसको अहमद शाह मसूद लीड कर रहे हैं, उसको भारत मान्यता देगा। इसके अलावा जो अफगानिस्तान की जो लेजिटिमेट लीडरशिप है, वो जब भारत आना चाहेगी अपने परिवारों के साथ, तो भारत उनको आने देगा। और साथ साथ में लगभग 12,000 से ऊपर जो अफगान से जो रेफ्यूजी होंगे, वो तालिबान रूल से हटकर भारत में आना चाहेंगे। हालांकि उस समय तालिबान 1996 के बाद जब होता, तो तालिबान कब्जा वहाँ पर इतना लंबा नहीं कर पाता इस तरीके से, पश्चिमी देशों का इंटरवेंशन और एटसेक्टर, वो सारी चीज़ें होती। पर मौजूदा अभी की जब बात हो रही है, पोस्ट तालिबान, या बेसिकली कहा जा सकता है न्यू अफगानिस्तान में, न्यू अफगानिस्तान अंडर तालिबान, तो ये जो भी 3 बातें कही गई थी, जो भी 3 सूत्री जो पॉलिसी तैयार की गई थी, भारत इसको मान्यता अभी नहीं दे पा रहा है। बेसिकली अभी देखा गया था कि जब तालिबान वहां पर कब्जा करता, तो बहुत सारे जो वीज़ा है वो अप्लाई होते हैं भारत में आने के लिए, पर भारत उन वीज़ाओं को मान्यता नहीं देता है, जो कि इमरजेंसी टर्म में भी थे, पर भारत उसको मान्यता नहीं देता है। अब इसके अलावा बात इसमें आर्टिकल में कही जा रही है कि भारत अफगानिस्तान की जब बात करते हैं, तो वहां पर शुरू से भारत हमेशा कंस्ट्रक्टिव रहा है। अफगानिस्तान के लिए भारत हमेशा पहला स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनकर उभरता है, स्पेशली जब वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होती, चाहे अफगानिस्तान के पार्लियामेंट जो संसद है उसकी बिल्डिंग को तैयार करना, या जो अफगान इंडिया जो फ्रेंडशिप डैम, जिसको सलमा डैम बोलते हैं, जारंज दिलरम हाईवे। इसके अलावा जो शिक्षा में, अफगानियों की शिक्षा में भारत का जो योगदान रहता है, वहाँ के स्टूडेंट में जो प्रोफेशनल्स होते हैं, इवन जो सिक्योरिटी पर्सनल्स होते हैं, उनकी ट्रेनिंग एटसेट्रा, जो भारत काफ़ी उसमें योगदान देता है। अभी तालिबान जब से वहाँ पर काबिज कर चुका है, तब से इन सारी स्पेशली जो एजुकेशन या जो भी वीज़ा के जो इश्यूज़ हैं, वो लगभग भी पॉज हुए हैं, क्योंकि भारत का अभी वहाँ पर कोई भी इन्वेन नहीं है। भारत का दूतावास वहाँ पर कोई भी ऑफिशियल उस तरीके से नहीं तैनात है जो इन प्रोसेसेस को आगे बढ़ाए। इसकी भी बात आर्टिकल में उठाई जा रही है। अब इसके बाद बात ये भी हो रही है कि अभी हक्कानी नेटवर्क, जो भारत में कई सारे आतंकी जो हमले हैं उनके लिए जिम्मेदार होता है, इवन जो भारत की जो एम्बेसी काबुल में थी, इस पर भी बॉम्बिंग इसी ग्रुप ने करवाई थी। और यहाँ के जो सिराजुद्दीन हक्कानी है, उससे भारत के सीनियर ऑफिशियल जाकर मिलते हैं। प्रश्न यहां पर यह उठाया जा रहा है कि यदि भारत पाकिस्तान से इस शर्त पर बात करने से मना कर देता है कि टेरर इशू, आप टेररिज्म को प्रमोट करते हैं और जब तक आप ऐसा करेंगे हम आपसे बातचीत नहीं शुरू करेंगे, चलिए ये बात ठीक है। पर यदि तालिबान की बात आ रही, तब ये जो टेरर इशू की बातें आ रही, ये अभी खत्म कैसे भारत इसको मान के संबंध और वार्ता को पुनर्स्थापित कर रहा है, ऐसा आर्टिकल में कहा जा रहा है। बेसिकली ये पूरा आर्टिकल इसी बात के इर्द गिर्द घूम रहा है कि जो दुनिया है वो ऐसा लगता है कि अभी कुछ समय के लिए जो
शॉर्ट साइटेड, जो नज़दीक का बस देख पा रही है, कोई स्ट्रेटेजिक विज़न दुनिया नहीं इस समय अपना पा रही, जिससे कि जो फ्यूचर है वो डिसाइड करेगा। और ऐसे में जो तालिबान है उनको ऐसा फील हो रहा है कि जो तालिबान ने जो अफ़गानिस्तान पर जो कब्ज़ा किया है उसको दुनिया एक तरीके से लेजिटिमेसी और उसको मान्यता प्रदान कर रही है। नेक्स्ट आर्टिकल में जब हम बात कर रहे हैं तो नेक्स्ट आर्टिकल है ट्रेड वरीज। बेसिकली ये जो पूरा आर्टिकल इर्द गिर्द घूम रहा है, जो ट्रेड डेफिसिट हो रहा है और उसमें ऐसा हो रहा है कि जो हमारा जो एक्सपोर्ट है वो घट रहा है। जो मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, जो एक्सपोर्ट है वो घट रहा है और जो इंपोर्ट है वो बढ़ रहा है। ऐसे में क्या हो रहा है, जो ट्रेड डेफिसिट जो होता है वो बढ़ रहा है, हमारे पास हमको नुकसान हो रहा है भारत को, और आने वाले समय में इसके और ज़्यादा बढ़ने की आशंका है। कारण इसमें यह बताया जा रहा है कि अभी जो ओवरसीज डिमांड है, जो भारत के जो सामानों की, जो इंडियन मर्चेंडाइज है, वो धीमे धीमे दिख रहा है कि जो डिमांड है वो स्लो हो रही है। क्योंकि बाहर जो विदेशों की बात करते हैं वहाँ पर भी कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन की मार कई सारे कंट्री झेल रहे हैं, इन्फ्लेशन की मार झेल रहे हैं। साथ ही साथ में जो उनकी जो करेंसी है, जो डिफरेंट कंट्रीज उनकी करेंसी वो भी डिप्रिशिएट कर रही है। सिर्फ हमारा रुपए ही डिप्रिशिएट नहीं कर रहा, दुनिया के समय लगभग सारी करेंसी डिप्रिशिएट कर रही हैं और इससे ओवरऑल ट्रेड पर बहुत बुरा इफेक्ट पड़ रहा है। अभी ये भी कहा जाता है जब करेंसी डिप्रिशिएट करती है तो ऐसे में क्या होता है, हमारे जो एक्सपोर्ट होता है उसको बूस्ट मिलता है। पर यदि डिमांड ही नहीं रहेगी तो हम एक्सपोर्ट करेंगे कैसे? तो यही बताया जा रहा है कि जो इंडियन मर्चेंडाइज गुड्स की जो डिमांड जो बाहर रहती थी वो भी अभी घटी हुई है, क्योंकि जो दूसरे जो कंट्री हैं वहाँ पर भी डिफरेंट इश्यूज इस समय काफ़ी हावी हुए हैं। उनकी खुद की करेंसी डिप्रिशिएट कर रही है। इन्फ्लेशन के हालात की बात करें तो इवन इंडिया इज़ फार बेटर देन मेनी कंट्री इंक्लूडिंग द डेवलप्ड नेशन। वहाँ से भारत का इन्फ्लेशन अभी काफ़ी कंट्रोल में है। अब इसमें यह भी बात हो रही है कि इवन जो यूएस की बात करते हैं और जो यूरोपियन मेजर कंट्री की बात करते हैं, S&P ग्लोबल, ये जो रेटिंग एजेंसी है, ये भी बात कर रहा है कि वहाँ की जो मेजर इकोनॉमीज हैं वो काफ़ी जो डिप्रिशिएट कर रहे हैं। हम यूरो की भी बात कर रहे हैं, वो भी फरवरी 2021 के बाद से उस पर श्रैंक हो रहा है, गिरावट आ रही है। यूएस की इकोनॉमी की बात करें तो लगातार 2 क्वार्टर हो गए जब यूएस की इकोनॉमी श्रैंक कर रही है, वहाँ की इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट सिकुड़ रही, कम हो रही है। तो अब समस्या ये है कि चाहे वो यूरोप हो, यूरोप प्लस जो यूएस होता है, भारत से जितना एक्सपोर्ट होता है उसका लगभग 1/3 तो हम यूरोप और यूएस को ही एक्सपोर्ट करते हैं। अब इसमें भी जब यहाँ की खुद की इकोनॉमी श्रैंक कर रही है तो जाहिर सी बात है वो उतना वहाँ पर डिमांड नहीं होगी, वो उतना चीज़ों को नहीं मंगाएंगे। अब इससे इनडायरेक्टली इम्पैक्ट क्या होगा, भारत को भी नुकसान इसका झेलना पड़ेगा। और आने वाले भविष्य में क्या हो रहा है कि हमारा जो एक्सपोर्ट होना है ये और ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि शायद हम उतना इसको बढ़ा नहीं पाएंगे, ये कम रहेगा। इसके अलावा बात क्या हो रही है, जो इंपोर्ट की जो बात होती है, चाहे वो क्रूड ऑयल हो, कोल हो, कोक हो, एटसेट्रा, ये जितने भी आइटम होते हैं इनका, इवन जो एडिबल ऑयल जो हम मंगाते हैं, एडिबल ऑयल हो गए, जो इलेक्ट्रॉनिक जो सामान मंगाते हैं, इनका डिमांड आने वाले समय में बढ़ने वाला है। अब ऐसे में क्या हो रहा है कि एक्सपोर्ट तो हमारा घट ही रहा है लेकिन इंपोर्ट भी बढ़ेगा। तो अब इसमें एक डेटा भी दिया गया है, जैसे कि सिर्फ कोयले की बात करते हैं तो उसमें क्या है, जो कोक हम मंगाते हैं वो 5.1 बिलियन से ज़्यादा हम पिछले 1 साल में हम तो इसी को मंगा लेते हैं। अभी नहीं क्रूड ऑयल की बात हो रही, नहीं एडिबल ऑयल की बात हो रही, नहीं दूसरे आइटम जो हम इंपोर्ट करते हैं। अब इसमें क्या हो रहा है, इसके साथ साथ में और क्या समस्या देखा जा रही है, जैसे शेयर मार्केट की जो हम बात करते हैं तो वहाँ पर जो पोर्टफोलियो में जो इन्वेस्टमेंट होता है वो लगातार जो विदेशी जो इन्वेस्टर होते हैं वो अपने पैसे को यहाँ से खींच रहे हैं। सिर्फ भारत से नहीं खींच रहे, लगभग दुनिया के
ज़्यादातर इकॉनमी, जो ज़्यादातर शेयर मार्केट है, सब जगह से पैसे खींचे जा रहे हैं क्योंकि डॉलर की कमी हो रही है। इसके अलावा जो FDI, जो फॉरेन डायरेक्ट जो इन्वेस्टमेंट होता है, वो भी कम हो रहा है। अब इन सारे रीजन से क्या हो रहा है, जो ट्रेड डेफिसिट है, जो वो लगातार डेप्रिशिएटिंग होगा, वो घटेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। नेक्स्ट आर्टिकल की जब हम बात करते हैं तो अगले आर्टिकल में बात हो रही है पब्लिक एसेट सेल की बात हो रही है। बेसिकली पब्लिक एसेट सेल एंड द कंसर्न ऑफ फिड्यूशियरी ड्यूटी। अब इसमें पूरा आर्टिकल जो इर्द गिर्द घूम रहा है, जो एयर इंडिया का जो अभी पिछले साल जो भारत अक्टूबर 8 2021 में जो भारत सरकार ने अनाउंस किया था कि इसका प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाएगा, इसको सेल कर दिया जाएगा एयर इंडिया को, और फाइनली किसने बिड जीता था, टाटा सन ने। अब इसमें बात ये हो रही है कि टाटा सन ने जो बिड जीता था उसमें 18,000 करोड़ पर ये डील हुआ था। 18,000 करोड़ में से 15,300 करोड़ जो था एयर इंडिया का, जो एयर इंडिया का डेट था, जो इस पे जो कर्जे चढ़े थे, ये 15,300 करोड़ ये टाटा सन चुकाएगा और 2700 करोड़ टाटा ने गवर्नमेंट को कैश दिया। टोटल डील कितने में हुई थी, 18,000 करोड़ में। इसके अलावा 46,262 करोड़ की जो लाइबिलिटी थी, जो जिम्मेदारियां कह सकते हैं, जो लाइबिलिटी जो होती है पूरे इंटरप्राइज की बात करें, टाटा की बात, माफ कीजिएगा, एयर इंडिया पर जितनी भी लाइबिलिटी थी उसका 18,000 करोड़ में डील होती है। 18,000 में से 15,300 जो डेट था ये टाटा देगा और 46,262 ये कौन भरेगा, ये गवर्नमेंट भरेगी। गवर्नमेंट ने बोल दिया कि भाई हम इसको गवर्नमेंट लेंगे अपने पास, गवर्नमेंट ने लाइबिलिटी को रख लिया और इसके साथ में क्या बना दिया, एक स्पेशल पर्पस व्हीकल बना दी, एयर इंडिया एसेट होल्डिंग लिमिटेड बना दिया और लाइबिलिटी वहां पर गवर्नमेंट ने ट्रांसफर कर दी। अब क्या होता है कि आर्टिकल में यह बात उठाई जा रही है कि गवर्नमेंट ने लाइबिलिटी ले ली, और गवर्नमेंट यदि किसी चीज की लाइबिलिटी लेता है तो फाइनल लाइबिलिटी कहां जाती है, जो फाइनल लाइबिलिटी है वो जाएगी जो इंडिविजुअल जो टैक्स पेयर है। जो गवर्नमेंट की लाइबिलिटी कहां ट्रांसफर होती है, टैक्सेस पे ट्रांसफर होती है, और अंतोगत्वा जो एयर इंडिया को सेल करने के बाद जो इनकी लाइबिलिटी बचती है 46,000 से ज्यादा करोड़ रुपए की, वो अंतोगत्वा किस पे शिफ्ट हो जाती है, शिफ्ट हो जा रही है जो भारत का आम नागरिक है उस पे। और टाटा पर कितनी रह रही है, 15,300 जो डेट जो पे करेंगे, और लगभग 2700 करोड़ के आसपास इन्होंने कैश दिया। अब ओवरऑल इसमें बात क्या हो रही है कि सेल ऑफ इंटरप्राइज, जब पूरे इंटरप्राइज को सेल करते हैं और जब हम किसी एसेट को सेल करते हैं, इसका क्या डिफरेंस होता है। तो बेसिकली जब सेल ऑफ इंटरप्राइज, जब पूरे हम इंटरप्राइज को सेल करते हैं तो क्या रहता है, हम उस इंटरप्राइज के जितने भी एसेट होते हैं प्लस कंप्लीट लाइबिलिटी, हम दोनों को सेल कर देते हैं। लेकिन जब हम एसेट सेल करते हैं तब इसमें क्या हम करते हैं, जो लाइबिलिटी होती है, जो भी उनको देना होता है, देनदाता जो होते हैं, उसको रोक लिया जाता है। जो सेलर होता है वो लाइबिलिटी को अपने पास रोक लेता है। क्यों, मान लीजिए कि चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक बिस्किट है, ये है 10 रुपए का, सरकार इसको बेचना चाह रही है। अब सरकार जब इस 10 रुपए के बिस्किट को बेचना चाह रही है, लेकिन ये जो कंपनी है बिस्किट की, इस पर क्या है, 15 रुपए कर्ज है। अब सरकार जब बेचेगी और मान लीजिए कोई खरीदार है XYZ, अब ये खरीदना चाह रहा है, तो सरकार क्या चाह रही है, एक हिस्से में एक मतलब ये चाह रही है कि पूरा इससे संबंधित जो भी चीजें हो कंप्लीट इससे पीछा छोड़ा लिया जाए। अब क्या करेगी सरकार, तो अगर मान लीजिए ये जो बिस्किट की वैल्यू है 10 रुपए है और जो इस पर लाइबिलिटी है ये 15 रुपए की है, सरकार ओवरऑल पीछा छोड़ाना चाहेगी तो क्या होगा, ये कितना आ रहा है, लाइबिलिटी जाएगी माइनस में, -15, और वैल्यू कितनी आ रही है बिस्किट की, 10 रुपए +10, तो इसका रिजल्ट क्या आ रहा है, -5 रुपए।
अब अगर पूरा इसके साथ भेजना पड़ेगा तो ये बड़ी हास्यास्पद माफ कीजिएगा हास्यास्पद स्थिति पैदा हो जा रही, जहां पर सरकार बिस्किट भी दे रही है XYZ को और 5 रुपए भी देगी। ये जो माइनस जो पूरी लाइबिलिटी थी इसको भी देगी, मतलब सामान भी ये लेके जाएगा और उल्टा पैसा देने के बजाय इनको पैसा भी मिल जाएगा। इससे बचने के लिए क्या किया जाता है? इससे बचने के लिए किया जाता है कि जो लाइबिलिटी होती है उसको जो एसेट की जो वैल्यू होती है उससे अलग कर दिया जाता है। अब ऐसे में क्या होता है, जो लाइबिलिटी है इसके पास वो 15 रुपए की है, जो एसेट की वैल्यू है वो 10 रुपए की है, तो जो जो भाव लगेगा वो सिर्फ इसका जो एसेट वैल्यू जो 10 रुपए, तो बातचीत इस पे होगा कि भाई चलो 10 रुपए का सामान है, मुझे 10 रुपए दो, तो इनसे 10 रुपए ले लिया जाएगा, सरकार के पास ये 10 रुपए जाएगा। अब विभिन्न माध्यम से कई बार इस जो कर्ज है, अब ये कर्ज सरकार अपने ऊपर ले लेगी। अब ये डिफरेंट तरीके से इसको भुगतान किया जा सकता है। एयर इंडिया के केस में क्या कर दिया गया, इसको एक इंटरप्राइज बना के जो एयर इंडिया एसेट होल्डिंग लिमिटेड उसको ट्रांसफर कर दिया गया और अंतोगत्वा टैक्स के माध्यम से लोगों के ऊपर ये जो लाइबिलिटी थी वो ट्रांसफर हो गई। तो बेसिकली ये होता है सेल ऑफ एंटरप्राइज, और जो एसेट सेल होता है उसका डिफरेंस होता है। नहीं तो क्या होता है, जो लाइबिलिटी होती है अगर अलग नहीं किया जाएगा तो लाइबिलिटी विल सरपास द वैल्यू ऑफ द एसेट, और टोटल वैल्यू किस में आ जाएगी, नेगेटिव में आ जाती है। और ये बड़ा ही नॉर्मल कॉर्पोरेट ट्रांजैक्शन होता है, पर ये नॉर्मल कॉर्पोरेट जगत में तो ये काफ़ी नॉर्मल होता है, पर यदि जब सरकार ऐसा काम करने लग जाए तो इसको नॉर्मल नहीं माना जाएगा। क्योंकि कॉर्पोरेट जगत में क्या होता है कि जो लाइबिलिटी होती है वो अंतोगत्वा वो जो स्टेक होल्डर है उन तक तो आती है, पर आम सारी जनता तक नहीं आती है। और गवर्नमेंट जब लाइबिलिटी खुद अगर वो उसको ले लेता है तो वो लास्ट में आम नागरिक तक उसकी लाइबिलिटी पहुंच जाती है। अब बात ये भी हो रही है कि सरकार में ये इसलिए भी थोड़ा सा, क्योंकि अगर मान लीजिए कॉर्पोरेट में ऐसा कुछ डील होता है जब जहां पर एसेट सेल या जो एंटरप्राइज सेल है उसको किया जाता है कंडक्ट, तब वहां पर क्या होता है, बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन ये सब गवर्नमेंट द्वारा लगाए जाते हैं जिससे गुजर कर ये सारी डील होती है। इसके अलावा जो बैंक जो इनको लोन एटसेट्रा जो प्रोवाइड करती है वो अपनी तरफ से बहुत सारे जो नॉर्म्स है उनको रिक्वायरमेंट देखती है कि क्या ये जो डील हो रहा है उसके बाद जो भी पैसों का रिपेमेंट करना है वो कहाँ से होगा, क्या वो उसके लिए ईजी है नहीं है, कर पाएगा नहीं कर पाएगा। और यदि बैंक जब सेटिस्फाइड हो जाता है उसके बाद वो ही तब जाके अप्रूवल देता है। पर अगर सरकार स्वयं में खुद एक पार्टी है तो ये अप्रूवल इसमें बैंक अपना कोई भी इंडिविजुअल रोल नहीं यहाँ पर अब इंडिविजुअल रोल वो पे कर सकते हैं और सिर्फ एक फॉर्मेलिटी बन के रह जाता है। अब बेसिकली यहाँ पर ये भी बात आ रही है कि अपना जो लास्ट में जो जाता है, जो डेथ एयर इंडिया का जो जाता है वो सीधे सीधे किस पे चला जाता है, जो सिटीजन हो जाता है उसके बात आती है। अब एयर इंडिया की जो एयर इंडिया केस से ये जो आर्टिकल जो शुरू होता है अब आगे चल रहा है, दूसरे एक प्रश्न को उठाता है कि अभी आरटीआई के माध्यम से पता चला कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड जो माफ कीजिएगा जो पार्टियां होती हैं उनको जो पैसा मिलता है इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से वो एनोनिमस जो इलेक्टोरल बॉन्ड होते हैं जिसमें जो भेजने वाले जो लोग होते हैं उनका नाम देना ज़रूरी नहीं होता, सिर्फ जिन पार्टी को वो फंड जाता है उनको सिर्फ पता होता है। फिनेंशियल ईयर 2020-2021 की बात करते हैं तो जो रूलिंग पार्टी है उसको लगभग 76% जो एनोनिमस इलेक्टोरल बॉन्ड है उसका हिस्सा आता है और जो कि होता है लगभग 2606 करोड़ रुपए। इसके अलावा कुछ एग्जाम्पल की बात कही जा रही है कि अभी 2 केसेस का इसमें जिक्र होता है जहां पे चाइनीज फर्म को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाता है। एक 1126 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट वो किस लिए, जो अंडरग्राउंड रेल स्ट्रेच करना है दिल्ली में। इसके अलावा 170 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाता है जो वंदे भारत ट्रेन है उसके पहियों के लिए। अब बात यह भी हो रही है कि ऐसे समय में एक तरफ चाइना जो एग्रेशन लगातार दिखाता रह रहा है, चाइनीज कंपनी को गवर्नमेंट के द्वारा कॉन्ट्रैक्ट मिल जा रहा है, दूसरे तरफ ये सब लगभग ऐसे समय में भी हो रहा है जब ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड होते हैं उसका 76% भी जो रूलिंग पार्टी है जो गवर्नमेंट है उस पार्टी के हिस्से में आ रहा है। अब यहां पर क्या क्लैश ऑफ इंटरेस्ट, इन चीजों से क्या बिल्कुल ही दरकिनार किया जा सकता है? क्या इसमें सब कुछ
सही है, ट्रांसपेरेंट है, कैसे पता लगेगा? कहीं ट्रांसपेरेंसी तो बरखी नहीं जा रही है। अब इसमें आगे ये भी बात उठाई जा रही है कि जो कॉरपोरेटिव फेडरलिज्म होता है, जो सहकारी संघवाद होता है, जहां पर जो केंद्र और राज्य दोनों की बराबर भूमिका होती है, उसका भी ध्यान नहीं रखा जा रहा। और जब नेशनल एसेट की बात हो रही, जो राष्ट्रीय एसेट हो, तो उनके सेल की बात हो रही, तब इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। राज्यों की भी सहमति, राय, निर्णय, उनका सम्मान करना चाहिए। अब इसमें बात हो रही, चूंकि भारत में हम किस इकोनॉमी को फॉलो करते हैं? भारत में मिश्रित इकोनॉमी होती है। मिक्स्ड इकोनॉमी हम फॉलो करते हैं, जहां पर मार्केट और जो गवर्नमेंट होता है, दोनों का ही रोल होता है, दोनों को ही इंपॉर्टेंस दोनों को दिया जाता है। अब इसमें बात ये हो रही है कि अभी जैसे कि जब हम सेल करते हैं, सेल ऑफ जो नेशनल एसेट, तो बेसिकली ये जो ज्यादा किसकी तरफ ये मुड़ रहा है? ये कैपिटलिज्म की तरफ ज्यादा मुड़ रहा है। अब इसमें दो राइटर की बात हो रही है। एंड्रयू ग्लेल, जो कैपिटलिज्म अनलीज्ड इनके राइटर थे, और जॉन मेंडर कीन्स, जो कि कीन्शियन इकोनॉमिक्स, इनके प्रोपाउंडर रहे हैं। अब ये भी बात करते हैं, जो कैपिटलिज्म होता है, इसको अगर पूरी छूट, इसको अनलिस्ट, पूरी खुली छूट मिल जाती है, तो क्या होगा? इससे जो इनइक्वालिटी है वो बढ़ती है, जो सोशल वेलफेयर होते हैं उसको कहीं ना कहीं नुकसान होता है, और ओवरऑल क्या होता है, जो डिमांड होती है समाज में वो घटने लगती है। और इससे लॉन्ग टर्म में क्या होता है, जो इकोनॉमिक जो प्रोग्रेस होता है वो उस तरीके से नहीं होता है जितना होना चाहिए। बात आगे आर्टिकल में ये भी उठाई जा रही है कि जो एयर इंडिया है, इससे पहले ये जो भारत की तरफ से बहुत सारे जो इवैक्यूएशन ऑपरेशन हुए हैं, कुछ रिसेंट के एग्जाम्पल भी हैं, चाहे जैसे कोविड-19 में हमको अपने नागरिकों को दूर दराज के क्षेत्रों से निकालना था। वॉर टाइम इवैक्यूएशन अभी रिसेंट की अगर हम बात करें तो जो चाहे वो मिशन ऑपरेशन गंगा हो, जहां पर यूक्रेन रशिया से स्टूडेंट को लाना हुआ था, या इस तरीके से बहुत सारे ऐसे ऑपरेशन जहां पर प्रॉफिट नहीं होता है बल्कि ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट देखा जाता है। ऐसे में क्या जब कोई एक पूरी जो प्राइवेट एंटिटी होती है, क्या वो अपने प्रॉफिट को इग्नोर कर पाएगी? भविष्य में यदि ऐसा होता है तब किस तरीके से उसको डील किया जाएगा? बेसिकली इन पूरी बात पर यह आर्टिकल जोर दे रहा है। दोस्तों, आज बस इतना ही। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।